यही वो चीज़ थी जो अमेरिका डर रहा था, क्योंकि आप अमेरिका में तो अपनी सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिस हैं वहाँ पे अगर उस पर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया तो फिर बचाना मुश्किल होगा। लगता है कि ईरान ने जो यहाँ गुर्दा और दिलेरी दिखाई उसको सलाम करना चाहिए। अब सोचिए ना कि 86 साल का बुढ़ा अकेले लड़ रहा है, ये मानव अधिकार कहाँ था जब अल अहली हॉस्पिटल पे, अदवान हॉस्पिटल पे, इंडोनेशियन हॉस्पिटल पे, पर्शियन हॉस्पिटल पे जब बमबारी हो रही। इतने बड़े देश पर आप हमला कर देते हैं, उसके जनरल्स को, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारते हैं, कौन अधिकार देता है? इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन था, यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड का भी उल्लंघन था। अब क्या हुआ? इस हमले से, अनप्रोवोक्ड अमेरिका और इजराइल के हमले से बड़े नुकसान हुए। और अब आप कैसे रोक पाएंगे जब आप यहाँ से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हो? इजराइल भी जो कैलकुलेशन था उसका कि हमारे ऊपर इतना बड़ा रिटेलिएशन नहीं होगा, एक बड़ा रिटेलिएशन करके ईरान ने एक संदेश दिया है कि अब आप नो लॉन्गर यू कैन बुली द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। इजराइल इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ नेटो, ठीक है ना? पूरी नेटो इतनी बड़ी पावरफुल कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कैपेबिलिटीज़ है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, वो एक साथ मिल के ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और ईरान तो अकेला लड़ रहा है। 1995 में जब इंडिया के ख़िलाफ़ UNHRC के अंदर प्रस्ताव लाया गया था कश्मीर के मामले में, तो ईरान ने भारत को सपोर्ट किया था। आज पता नहीं ये अंधभक्त और ये जो इजरायली प्रोडक्ट हैं, ये किस तरीके से इस देश को बदनाम करने पे तुले हैं। ये इजराइल के नाम पर कूद रहे हैं, जबकि इजराइल उनको पूछता तक नहीं है, उनको आने नहीं देता। वहाँ पे एक सेंटिमेंट बना, वी डोंट वांट इंडियंस। फिर भी ये कह रहे सर आई सपोर्ट। सर कहाँ से? रेल की पटरी में बैठ कर कह रहे हैं आई सपोर्ट इजरायली। अरे भाई तू अपनी नौकरी ले ले, तू अपना देश बचा ले, खुद कर ले भैया। बेरोजगार आदमी इजराइल को सपोर्ट करने चलें? ईरान इजराइल युद्ध लगातार जारी है और दिल्ली में आज जंतर मंतर पर जो है लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलिस्तीन में, गाज़ा में फिलिस्तीनियों के लिए सॉलिडेरिटी देने के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर जो लगातार गाज़ा में जेनोसाइड किया जा रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है और ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, इजराइल को कहीं ना कहीं अपने घुटनों पर ला दिया है। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से लगातार ये मांग हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो सीज फायर हो ईरान और इजराइल के बीच में। उसी को लेकर बातचीत करेंगे और हमारे बीच जो है क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इजराइल ईरान युद्ध को। एक तरफ गाज़ा में फिलिस्तीनियों पर लगातार जो है जेनोसाइड हो रहा है, खबरें आ रही है जो US एड वाले जो कैंप है जहाँ खाना वितरण होता है वहाँ भी लोगों को मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान रिटेलिएट करता है तो इजराइल सीज फायर के लिए भागा फिरता है, कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाए किसी तरीके से। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो गई, और ये जो दोगलापन था, दोहरापन था, वो दिख रहा है कि जब फिलिस्तीन पे, जब गाज़ा के अंदर बच्चों के अस्पताल पे बमबारी होती है, 27,000 बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं, तब दुनिया खामोश रहती है। जब वहाँ पे शरणार्थी कैंपों पे बमबारी होती है जहाँ पे वो खाना लेने जाते हैं, जब वहाँ पे गोलियाँ बरसाई जाती है तो कहीं से आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिलती। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मीडिया खामोश रहती है। लेकिन जैसे ही इजराइल पे बमबारी हुई और ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल पे बम बरसाए, जबकि वो वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार के तरह तरह के यहाँ से बातें हुई। ये मानव अधिकार कहाँ था जब अल अहली हॉस्पिटल पे, अदवान हॉस्पिटल पे, इंडोनेशियन हॉस्पिटल पे, पर्शियन हॉस्पिटल पे जब बमबारी हो रही? तो ये तो नरसंहार है खुलेआम, एक गाज़ा का निकल। और ये हॉलोकॉस्ट पार्ट 2 है, पूरी दुनिया देख रही है। इस नरसंहार पर पूरी दुनिया अपना एक नज़रिया रख रही है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है हमारे देश को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इस नरसंहार के ख़िलाफ़ खुल के बोलना चाहिए। बहुत शर्मनाक हुआ और हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हुई कि जब यूनाइटेड नेशन में, जब इस गाज़ा जो नरसंहार है उसके ख़िलाफ़ जब यहाँ से ख़त्म हुआ था, तो उस पर यूनाइटेड नेशन पे एब्सटेन कर दिया गया। जब भारत यूनाइटेड नेशन में एब्सटेन हुआ तो दैट वाज वेरी सैड पार्ट कि हम किसको खुश कर रहे हैं? हम इजराइल को खुश करने में लगे हैं। वो इजराइल जिसको पूरी दुनिया लानत भेज रही है, जो यहाँ से गाज़ा पे नरसंहार कर रहा है, जो हमास के नाम पर यहाँ से निर्दोषों की हत्या कर रहा है। मुझे लगता है गांधी के देश भारत को ऐसे देशों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जो नरसंहार करते हैं। और जहाँ तक बात
हमारी सॉलिडरिटी का है, तो हमारी सॉलिडरिटी गलत और सही पर है। जो देश हमारे लिए इमिनेंट ख़तरा होते हैं उन देशों के साथ हम कभी खड़े नहीं होते हैं। मसलन पाकिस्तान की जब बात आई तो आपने हमारी पार्टी का रुख देखा, आपने हमारी पार्टी का अपना एक यहाँ से जो 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 डेलीगेशन में जिस तरीके से बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा वो देखा। लेकिन अगर बात उन देशों की आए जिनके साथ हमारे सामरिक रिश्ते हैं तो वहाँ पे यहाँ से हम देखेंगे कि गलत और सही क्या है। यहाँ पर अग्रेसर जो है वो इजराइल था, एक सवर्न कंट्री थी, एक सॉवरेनिटी थी उसकी ईरान की। इतने बड़े देश पर आप हमला कर देते हैं, उसके जनरल्स को, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारते हैं, कौन अधिकार देता है? इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन था, यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड का भी उल्लंघन था। आप ऐसे देश में कैसे हमला कर सकते हैं एक न्यूक्लियर ये क्या बोलते हैं इस एजेंडा के नाम पर, जबकि ईरान तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का यहाँ से हस्ताक्षर किया हुआ है। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी उसके आकर के वहाँ से बाकायदा इंस्पेक्शन करती है और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ये कहती है कि ऐसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस की डायरेक्टर जो हैं तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में जाकर ये गवाही दी कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम। फिर आप कैसे हमला कर देते हैं? और न्यूक्लियर डिटरेंस तो होना चाहिए। अब क्या हुआ? इस हमले से अनप्रोवोक्ड अमेरिका और इजराइल के हमले से बड़े नुकसान हुए। सबसे पहले ईरान जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलेगा, उसके बाद और वो तेजी से परमाणु बम बनाने के लिए और अग्रसर होगा, क्योंकि अब वो दिखाएगा ना दुनिया को कि देखो हम पे हमला हुआ है, मुझे भी तो न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत है। और अब आप कैसे रोक पाएंगे जब आप यहाँ से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हो? अब आप कौन सा आपके पास तरीका है? तो ये मुझे लगता है फेस सेविंग है। ट्रंप के लिए फेस सेविंग था और प्लस इजराइल भी जो कैलकुलेशन था उसका कि हमारे ऊपर इतना बड़ा रिटेलिएशन नहीं होगा, एक बड़ा रिटेलिएशन करके ईरान ने एक संदेश दिया है कि अब आप नो लॉन्गर यू कैन बुली द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। आपके पास न्यूक्लियर बम हो सकता है तो दूसरे के पास क्यों नहीं हो सकता? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि ईरान को इस युद्ध में जो है कहीं ना कहीं बढ़त मिली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल जो है उसकी ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म कर देता है। पिछले 2 सालों से हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है या हमास की जो तमाम लीडरशिप को वो ख़त्म कर देता है, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई ऐसा एक थिंक टैंक या ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। इजराइल अकेला नहीं, इजराइल वहाँ नेटो का बेसिस है। इजराइल इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ नेटो, ठीक है ना? पूरी नेटो इतनी बड़ी पावरफुल कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कैपेबिलिटीज़ है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, वो एक साथ मिल के ईरान के खिलाफ लड़ रही है और ईरान तो अकेला लड़ रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पुतिन से पूछा गया कि क्या ईरान ने आपसे मदद मांगी? उन्होंने कहा वो हमसे मदद नहीं मांग रहे। आप सोचिए ना कि 86 साल का बुढ़ा अकेले लड़ रहा है। और कौन है? खामनेई साहब। याद रखना पड़ेगा आपको इतिहास। खामनेई साहब के पूर्वज भारत से थे, बाराबंकी से थे, ठीक है? फिर वो जा कर के बस गए वहाँ पे, खामैन एक जगह है ईरान में, फिर वहाँ से वो खामनेई साहब उनके वंशज। तो हमारे देश के साथ तो रिश्ता है ना बॉस, और हमारे सामरिक रिलेशनशिप है। ग्वादर में जब पाकिस्तान और चाइना ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करके वहाँ एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनाया है, आपको क्या लगता है वो पोर्ट है? सिर्फ पोर्ट नहीं है, वो चाइना का एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री साइट बनने वाला है। तो हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है अरेबियन सी में और इंडियन ओशियन में अपना मजबूत है? वो है चाबहार पोर्ट, और वो हमें ईरान से मिल रहा है। हम क्यों अपने इंटरेस्ट को छोड़ें? अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ कि हम चाबहार पोर्ट में अंडर कंट्रोल बनाए रखें। ईरान के साथ हमारे सामरिक रिश्ते मजबूत होंगे। 1995 में जब इंडिया के खिलाफ UNHRC के अंदर प्रस्ताव लाया गया था कश्मीर के मामले में, तो ईरान ने भारत को सपोर्ट किया था। आज पता नहीं ये अंधभक्त और ये जो इजरायली प्रोडक्ट हैं ये किस तरीके से इस देश को बदनाम करने पे तुले हैं। ये इजराइल के नाम पर कूद रहे हैं, जबकि इजराइल उनको पूछता तक नहीं है, उनको आने नहीं देता। वहाँ पे एक सेंटिमेंट बना, वी डोंट वांट इंडियंस। वो आप चले जाइए वहाँ बंकर में, उन भक्तों को घुसने नहीं देंगे बंकरों में। फिर भी ये कह रहे सर आई सपोर्ट। सर कहाँ से? रेल की पटरी में बैठ कर कह रहे हैं आई सपोर्ट इजरायली। अरे भाई तू अपनी नौकरी ले ले, तू अपना देश बचा ले, खुद कर ले भैया। बेरोजगार आदमी इजराइल को सपोर्ट करने चले? अरे क्या लेना देना? इजराइल तेरे से सपोर्ट नहीं मांग रहा भाई, ना ईरान मांग रहा। बट
एज ए इंटरनेशनल ज्योग्राफी और जियोपॉलिटी की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक देश के रूप में हमें सही और गलत का सही चुनाव करना है। लेकिन जिस तरीके से ईरान की सदन में फैसला लिया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम उसको बंद करने का विचार कर रहे हैं, हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, उसमें सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भारत को जो है ईरान की तरफ अपना नर्म रवैया रखना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे या यूँ कह दीजिए प्रधानमंत्री और उनके जो मित्र हैं अडानी, जिस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट है इजराइल में, क्या वो एक चुप्पी है, एक वजह वो भी है? ये भी एक वजह है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए जिस तरीके से हाइफा में अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट है अपने दोस्तों के कारण, और जो इजरायली इंटेलिजेंस से हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का अपना लेना देना है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चुप्पी रहती है और वो अमेरिकी हितों को भी साधना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक मुल्क की वजह से कितने देशों से दुश्मनी ले रहे हैं। आज ये जो हमला हुआ इंडिया और पाकिस्तान का जो जंग हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस गया है या फिर और भी दूसरे लोग गए, आप बताइए इंटरनेशनली हमें कितना सपोर्ट मिल पाया? बहुत कम सपोर्ट मिला। मैंने कहा कि एज फार एज यू आर अलाइंग विद द इजराइल स्ट्रांगली यू विल गेट मिनिमल सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक कंसेंसस बन गया है कि हम इजराइल के खिलाफ। ये गाज़ा के इस कैटास्ट्रोफिक ये जेनोसाइड के बाद से फिर हम कैसे खड़े हैं उसके बाद से, और हमारा क्या सामरिक इतना बहुत बड़ा ज़रूरत है। हमें तो हमारे साथ ऑल वेदर फ्रेंड हमारा रशिया हमारे साथ है भाई, फ्रांस के साथ भी हम करते हैं, तो फिर क्या ऐसी इजरायली इंटेलिजेंस की आपको ज़रूरत है? मुझे नहीं समझ में आता। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की आपने बात की, ये बात सही है। अभी 4 दिन पहले मैं बिजनेस इनसाइडर पढ़ रहा था, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होता है तो इंडिया पे कितना इकोनॉमिकल बर्डन पड़ेगा वो सोचिए। सिर्फ 1 फिस्कल ईयर में $14 बिलियन का भार पड़ेगा। 20% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना क्रूड ऑयल वहाँ से और LNG जो है सप्लाई होता है उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बंद होना दुनिया के लिए बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बहुत बड़ा लॉस। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को अब भी अपना दिखाना चाहिए एक ईरान के साथ अपना जो रुख है। और सबसे शर्मनाक बात कि आप यूनाइटेड नेशन में जब सीज़ फायर के लिए प्रस्ताव लाया गया, आपका एब्सटेन करना, डैट वाज एब्सोल्युटली सैड पार्ट। और मुझे लगता है कि हम शर्मसार हुए एक देशवासी के रूप में कि हमने कम से कम दुनिया के सामने ये एक शर्मिंदगी वाली बात कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, गाज़ा में युद्ध रुकना चाहिए, उस पर जो भी प्रस्ताव लाया जाए भारत को उसमें बढ़ चढ़ करके यूनाइटेड नेशन में हिस्सा लेना। ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं है। 70 सालों में हमने यूनाइटेड नेशन में यहाँ से इजराइल का फ़िलिस्तीन का साथ दिया, उसके कॉज का साथ दिया। आप ना भी दें तो कम से कम इस नरसंहार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए, तब तो आप साथ दीजिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल एंड मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में भारत सरकार का साथ दे पाएंगे। चलिए आखिरी सवाल जाते जाते, क्या लग रहा है जिस तरीके से ईरान ने कल अमरीकी जो सैन्य ठिकाने हैं गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में, कतर में हो या बहरीन, जो इनको निशाना बनाया गया, क्या कील साबित हुई है? मुझे लगता है कि यही वो चीज़ थी जो अमेरिका डर रहा था, क्योंकि आप अमेरिका में तो अपनी सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिस हैं वहाँ पे अगर उस पर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया तो फिर बचाना मुश्किल होगा। इसलिए अमेरिका बहुत जल्दबाजी कर रहा है सीज़ फायर का, और ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा रिटालिएशन होगा। तो अब ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, काइंड ऑफ, क्योंकि हमारे लिए वो न्यूट्रल कंट्री है। हमारा कोई इमिनेंट दुश्मन होता है तो हम तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते ही हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल कंट्री है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने जो यहाँ गुर्दा और दिलेरी दिखाई, उसको सलाम करना चाहिए, बहुत सलाम करना चाहिए। तो देखिए लगातार वही सवाल उठ रहा है कि सरकार का जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं विफल होती दिख रही है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात आ रही है, जिससे सीधा महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी, अखिलेश यादव भी लगातार कह चुके हैं कि एक ऐसा स्टेट ईरान जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, न्यूट्रल स्टेट है, हमें उसके समर्थन में आना चाहिए। बाकी आप शोएब जमई की बातों पे क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।